हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन का 9वां चैप्टर अ स्नेक। और इस चैप्टर के ख़त्म होते ही आपके किताब का पूरा पोएट्री सेक्शन 1 से लेकर 10 लेसन तक ख़त्म हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे सारे पिछले क्लास को 10 लेसन जो हमने ख़त्म किया है उसको नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। और यदि आप भी हिंदी और इंग्लिश का एकदम फ्री पीडीएफ प्रत्येक चैप्टर का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से जुड़ जाइए। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्नेक चैप्टर के लेखक डीएच लॉरेंस के जीवन परिचय। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है स्नेक, जिसके लेखक कौन है? डीएच लॉरेंस। और आपको जो है ये याद करने का तरीका भी हम 2 ट्रिक वाले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे पोएट और उनके जो कवि पोएट्री है और उनके जो कवि हैं वो और लेखक हैं उनके जो लेखक है और जो उनका रचना है वो आपको 2 वीडियो में हम बता चुके हैं। जो आपके एग्जाम में 10 नंबर आएगा उससे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। स्नेक जो होता है उसके लिए कोई नियम नहीं होता है, उसके लिए कोई लॉ नहीं होता है। तो स्नेक के लेखक कौन है? डीएच लॉरेंस। अब हम क्या करेंगे है ना, पहले इंग्लिश को पढ़ेंगे, फिर उसके जो हार्ड वर्ड है उसको देखेंगे, फिर हम इंग्लिश को समझते चलेंगे। उस तरीके से हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। देखिए बोल रहा डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1885 to 1930 पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट, grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। अब जो हार्ड वर्ड है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, एसेइस्ट मतलब निबंधकार, ग्रू अप मतलब बड़े होना या वृद्धि करना, अमिड मतलब के बीच में, स्ट्राइफ मतलब विवाद, जेंटिल मतलब सुशील या सभ, और कोर्स मतलब होता है रुखड़ा, असभ्य, ठीक है। वैसे सरफेस जो होता है तो उसको कोर्स सरफेस बोलते हैं, लेकिन कोर्स कोई मैन होता है तो वह सभ्य आदमी हो जाता है, ठीक है। और माइनर मतलब खनिक मतलब जो माइन में काम करता है। माइन मतलब खान, जहाँ से कोयला, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम निकाला जाता है, वो क्या होता है? वो माइन से निकाला जाता है। कहाँ से? माइन से, या माइन। और इसी में लगा दिया आर तो बन गया माइनर। माइन मतलब खान और माइनर मतलब खान में काम करने वाला। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ई आर और ओ आर लगा करके हम कॉमन नाउन बनाते हैं। जिस तरीके से टीच मतलब पढ़ना और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, जिस तरीके से कंडक्ट मतलब संचालन करना, कंडक्टर मतलब संचालन करने वाला, ठीक है। उसी तरीके से माइन मतलब खान और माइनर मतलब माइन में काम करने वाला, जिसको खनिक बोलते हैं, ठीक है। अब समझते चलते हैं। बोल रहा है कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस या डीएच लॉरेंस, जिनका जन्म जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए, और मृत्यु कब हुआ था उसको भी कमेंट में बताइए, ताकि आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करते चलिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी देते चलिए और साथ साथ समझते हुए चलिए, ठीक है। बोल रहा है पोएट मतलब कवि, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथाकार जो छोटी छोटी कहानियों को लिखते हैं, एंड एसेइस्ट मतलब निबंधकार जो निबंध को लिखते हैं, है ना। तो डीएच लॉरेंस क्या क्या थे? एक कवि तो थे ही, कवि के साथ साथ एक उपन्यासकार भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एक निबंधकार भी थे। ग्रू अप एमिड द स्ट्राइफ, ग्रू अप मतलब होता है वृद्धि करना या बढ़ना। तो वो ग्रू अप एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। ग्रू अप मतलब क्या होता है? वृद्धि करना, विकास करना, बड़ा होना। तो जब डीएच लॉरेंस छोटे थे, जब उनका विकास हो रहा था, जब वो बढ़ रहे थे, तो
वो किसके बीच में बढ़ रहे थे? तो उनकी जो माता थी ना, वो जेंटिल और एजुकेटेड थी, मतलब सुशील और शिक्षित थी, सभ्य और शिक्षित थी। और उनके जो पापा थे, उनके जो पिता थे, वो असभ्य थे। कोर्स मतलब क्या बताएं? असभ्य। और खनिक, खनिक मतलब जो खान में काम करता है वो थे। तो उनका जो विकास हुआ, उनकी जो वृद्धि हुई, वो माता पिता के बीच जो विवाद था, उनके बीच में उनका जो है वो विकास हुआ, वृद्धि हुआ। उनका पालन पोषण उनके माता पिता के बीच में जो झगड़े होते थे उनके बीच में हुआ, है ना। उनकी माता जी थी जो वो सुशील और सभ्य थी, जबकि उनके जो पापा थे वो असभ्य थे और एक खान में काम करने वाले थे, ठीक है ना। तो दोनों दो विचार के लोग थे, तो झगड़ा भी होता था, है ना। जनरली मम्मी पापा के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा झगड़ा हो गया था, है ना। स्ट्राइक मतलब विवाद, झगड़ा। तो उन्हीं के बीच में डी.एच. लॉरेंस जो है उनका पालन पोषण हुआ, उनका विकास हुआ। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। एज ए यूथ इन नॉटिंगमशायर, माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। अब समझिए जो इसमें मीनिंग हार्ड वर्ड है उसको देखते हैं। माइनिंग विलेज मतलब खान वाला गांव, खनन गांव, मतलब जहां खान है और जहां से जो है माइन निकलता है, खान से, खदान से कोयला या फिर और जो कुछ भी वो। तो माइनिंग विलेज मतलब खनन गांव, मतलब माइनिंग वाला विलेज, जहाँ माइन है वो विलेज, उसको माइनिंग विलेज बोल दिए। रिसेंटेड मतलब होता है नाराज होना। रफ वेज मतलब होता है रूखा रवैया। ड्रंकन फादर मतलब होता है शराबी पिता। ड्रंकन मतलब क्या होता है? शराबी। ड्रंक मतलब शराब पीना, ड्रंकन मतलब शराबी। एडॉप्टेड मतलब अपनाया गया। रिफाइंड मतलब शुद्ध होता है और शिष्ट होता है, अच्छा होता है। वैल्यूज मतलब होता है मूल्य, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं एज ए यूथ इन द नॉटिंघमशायर। नॉटिंघमशायर जो है इंग्लैंड का, ये देखिए इंग्लैंड का एक जगह है। इंग्लैंड के जगह में ये देखिए ये जो मैप है यहाँ नॉटिंघमशायर है और ये जो शहर है वो नॉटिंघमशायर है। नॉटिंघमशायर एक माइनिंग विलेज था। तो बोल रहा है क्या कि एक खनन गांव जो नॉटिंघमशायर था उसके एक युवा के रूप में, किसके रूप में? एज ए यूथ। एज ए यूथ मतलब एक युवा के रूप में। यूथ मतलब क्या होता है? युवा। हम लोग क्या हैं? यूथ हैं। भारत की जो है वो आधा से ज़्यादा आबादी क्या है? यूथ है। तो यूथ मतलब क्या होता है? युवा, ठीक है। तो नॉटिंघमशायर जो ईस्टवुड का एक गांव था, जो एक कैसा विलेज था? खनन विलेज था, माइनिंग विलेज था। तो उसके एक युवा के रूप में कौन थे? वहीं जो है वो रहते थे। कौन? डी.एच. लॉरेंस। क्यों? क्योंकि उनके पिता क्या थे? खनिक थे, खनन में काम करते थे, माइनिंग में काम करते थे, है ना, माइन में। तो वो रहते भी वहीं थे, क्योंकि जहाँ लोग काम करते हैं अमूमन तो वहीं तो लोग रहते हैं। आगे बोला लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। लॉरेंस जो थे वो अपने शराबी पिता का जो रफ वेज था, उनका जो रूखा रवैया था, खराब रवैया था, है ना, उससे दूर हो गए, है ना, उसको दूर कर दिया, है ना, उससे नाराज हो गए। रिसेंटेड मतलब क्या होना? नाराज होना, दूर करना, उससे अपने आप को दूर कर लेना। आपको भी पता है जो शराब पिए हुए व्यक्ति होता है वो कितना मतलब दूसरे तरह का करता है ना, शराब पी करके। क्योंकि शराब पीने के बाद एक अमूमन जो व्यक्ति होता है वो उसका जो है अपने आप पर से आपा खो जाता है, तो उसके बाद वो ड्रामा करना शुरू करता है ना। और एक वैसा व्यक्ति होता है जो शराब पीने के बाद डायरेक्ट सो जाता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन शराब पीने के बाद जो ड्रामा करता है वो व्यक्ति क्या होता है? काफ़ी ख़राब होता है ना। शराब पीने के बाद रोड पे ऐसे टकते टकते चलेगा, नली में गिर गया, उसको कुत्ता चाट रहा है ना, तो और वो गाली गलौज पूरा देना शुरू करता है। जो शराबी होता है, शराब पिए रहता है, तो उसको कुछ मतलब कि समझदारी ही नहीं होता है, मतलब उसका अकल ही नहीं बचता है ना। तो यही बोल रहा है क्या कि जो डी.एच. लॉरेंस थे वो अपने पिता का जो उनका रूखा रवैया था, है ना, उसको क्या किए? उसको छोड़। तो उनके जो डी.एच. लॉरेंस थे वो अपने पापा के जो रूखा रवैया था, है ना, उससे नाराज हो गए, उससे दूर हो गए।
और उनकी माँ, एडॉप्टेड मतलब क्या होता है अपनाना, और उनकी माँ का जो रिफाइंड वैल्यूज़ था, उनकी माँ का जो शिष्ट व्यवहार था, सभ्य व्यवहार था, उसको उन्होंने खुद को अपना लिया और उनके जो पापा थे उनके रूखे रवैये को क्या किया, उससे नाराज़ हो गए और उसको दूर कर दिया। है ना, कोई भी बच्चा होता है, यदि बड़ा व्यक्ति उसके सामने ड्रामा करता है या फिर लड़ाई करता है, विवाद करता है, तो उससे बच्चे के दिमाग पर क्या पड़ता है, एक गलत इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चा जो है वो अपने आप को उस कंडीशन में नहीं डाल पाता है और जो खराब व्यक्ति उसको समझ में आता है उससे दूर होता चला जाता है। तो उसी तरीके से ये जो D.H. लॉरेंस थे, ये भी अपने पापा से क्या हुए, नाराज़ हो गए, और नाराज़ होके क्या हो गए, उनसे दूर हो गए। और उनकी जो माँ थी, माँ का जो अच्छा व्यवहार था, शिष्ट व्यवहार था, उसको उन्होंने क्या किया, अपने को अपना लिया, उसके रूप में अपने को ढाल लिया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर क्या बोल रहा है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। हाउएवर एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज अ राइटर ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वर्च्यू। ठीक है, अब जो मीनिंग है वो देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्या बोल रहा है। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब जब जो है वो एक बालक या फिर बालिका, लड़का या लड़की, जब उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि हो जाता है, इतना ज़्यादा बुद्धि हो जाता है कि वो अपने आप को समझ सकता है, अपना सारा काम कर सकता है, वो दुनियादारी जब समझने लगता है तो उसको मैच्योर बोलते हैं। और उसका जो नाउन हो जाता है, वेस्टेक नाउन, वो मैच्योरिटी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। रिजेक्टेड मतलब इनकार करना। जेंटिलिटी मतलब होता है शालीनता। जेंटिलिटी बना किससे, जेंटल से। जेंटिलिटी बना किससे, जेंटल से। रिप्रेजेंटेड मतलब होता है प्रस्तुत करना या प्रदान करना या दिया जाना। बिगेन मतलब होता है शुरू करना। अर्दीनेस मतलब होता है व्यवहारिकता। अर्थ से जो रिलेटेड होता है उसको अर्दीनेस बोलते हैं, मतलब कि व्यवहारिकता। ठीक है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है चीज, मतलब जो जमीन से रिलेटेड चीज है, उसको व्यवहारिकता बोलते हैं। वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, है ना, अच्छा विचार, अच्छा गुण, उसको वर्च्यू बोलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा। हाउएवर एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज ए राइटर। ठीक है ना, तो पहले जब बताया क्या कि कवि जो है वो अपने पिता के व्यवहार से काफ़ी नाराज थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता के व्यवहार को अपना लिया। बाद में हुआ क्या, लेकिन फिर, हाउएवर मतलब फिर भी होता है, फिर भी एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी, जैसे वो परिपक्व हुए, जैसे बड़े हुए, जब उनको बुद्धि आया, एज अ राइटर मतलब कि जब वो एक लेखक के रूप में परिपक्व हो गए, मतलब इतना दुनियादारी का समझदारी हो गया कि वो राइटर जब बन गए। ठीक है ना, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड। तो उनकी माँ जो उनको शालीनता दिए थे, जो सभ्यता दिए थे, जो अच्छा गुण सिखाए थे, उनको क्या कर दिए, D.H. लॉरेंस उनसे दूर हो गए, उनको रिजेक्ट कर दिए, है ना, उससे इनकार कर दिए। मतलब पहले जब बच्चा थे तो ये पापा के व्यवहार से क्या हो गए थे, नाराज, तो फिर पापा से खुद को दूर कर लिए। लेकिन जब बड़े हुए, जब इनका दिमाग हुआ, तो जब मैच्योर हुए, जब एक राइटर के रूप में, तो इन्होंने माता के द्वारा जो दिया गया था शालीनता, सभ्यता, उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वर्च्यू, और अपने पिता का जो व्यवहारिक गुण था, अपने पिता का जो व्यवहारिकता था, अर्दीनेस मतलब क्या, व्यवहारिक गुण, तो अपने पिता का जो व्यवहारिक गुण था, व्यवहारिकता था, उसको एक सद्गुण के रूप में अपना लिया। मतलब कि ये भी दारू पीने लगे होंगे, है ना, ये भी शराब पीने लगे होंगे थोड़ा बहुत, है ना, तभी तो इनको भी इनके पापा का जो व्यवहार है पहले खराब लगा, फिर अच्छा लगने लगा होगा। ठीक है, तो ये बोलें कि बाद में जो है वो पापा के व्यवहार को, पिता के इनका जो व्यवहार था उसको अपना लिए एज ए वर्च्यू। वर्च्यू मतलब सद्गुण, एक सद्गुण के रूप में। आगे देखिए फिर स्लाइड में और क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेज इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, अब समझिए मीनिंग को। सबसे पहले इसमें बहुत अच्छा मीनिंग है और कुछ जो है वो बनाया हुआ मीनिंग भी है।
प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना। शो मतलब होता है प्रदर्शित करना। इंस्टिंक्टिव मतलब होता है स्वाभाविक। और इसी देखिए इंस्टिंक्टिव से बना इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्टिव मतलब हो गया स्वाभाविक और इंस्टिंक्ट मतलब हो जाता है स्वभाव। इंस्टिंक्ट जो है वो नाउन है और इंस्टिंक्टिव जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। दोनों वर्ड एक ही है, दोनों का फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंस्टिंक्ट जो है, इंस्टिंक्ट वो क्या है, स्वभाव उसका मतलब होता है, तो ये नाउन हो गया। और इंस्टिंक्टिव जो है वो एडजेक्टिव हो गया। कभी हम आपको नाउन और एडजेक्टिव जो है वो कैसे पहचाना जाता है वो बताएंगे, लेकिन वो आपके 12th के एग्जाम में नहीं आता है, वो नेक्स्ट लेवल जो आपके कंपटीशन वगैरह का एग्जाम होता है उसमें आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फोर्स मतलब होता है शक्ति। चैंपियन मतलब वैसे विजेता होता है, लेकिन चैंपियन मतलब विजेता नाउन में होता है। चैंपियन मतलब विजेता कहाँ होता है, नाउन में। और चैंपियन मतलब वर्ब में क्या हो जाता है, समर्थन करना। चैंपियन का वर्ब में मतलब क्या होता है, समर्थन करना। कोई भी जो वर्ड होता है उसका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अलग अलग मतलब होता है। वर्ब में कुछ और मतलब होता है, नाउन में कुछ और उसका मतलब हो जाता है। एडजेक्टिव जब बनाते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। कोई कोई वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, कोई वर्ड कंजंक्शन भी होता है, तो वही वर्ड का प्रीपोजिशन में अलग मतलब होता है, कंजंक्शन में अलग मतलब होता है। तो वर्ड का जो है वो यूजेज के आधार पे हमको ध्यान रखना होता है और यूजेज के आधार पे ही हमको सेंस पता करना होता है। यहाँ चैंपियन का मतलब समर्थन करना, और एक हम पढ़ रहे थे जब भारत इज माई होम, वहाँ भी ये वर्ड आया था। तो चैंपियन का मतलब क्या होता है, समर्थन करना। वैसे चैंपियन का मतलब विजेता, तो विजेता नाउन में और वर्ब में क्या, समर्थन करना। आगे देखिए। इंस्टिंक्ट मतलब होता है सहज ज्ञान। इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, सहज ज्ञान या स्वाभाविक भी होता है, स्वभाव भी होता है, ठीक है। इंक्लूड मतलब होता है शामिल। ब्रिंग मतलब होता है लाना। और हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। अब समझिए जो क्या बोल रहा है वो उसके हिंदी को, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। और आप लोग सामने देखिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको खुद से पढ़िएगा भी, वर्ड को याद कीजिएगा और मेरे द्वारा समझाए गए वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से पूछता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेगा, ठीक है ना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आगे देखिए क्या बोल रहा, ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। तो उन्होंने किसके बारे में लिखा, तो उन्होंने प्राचीन, प्रिमिटिव मतलब क्या बताएं आपको, प्राचीन, और नेचुरल पैशन मतलब क्या बताएं, प्राकृतिक स्वभाव। उन्होंने प्राचीन और प्राकृतिक स्वभाव जो होता है ना। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्रकृति। देखिए प्राकृतिक अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति मतलब नेचर होता है, ठीक है ना। नेचर बोले तो हमारा जो नेचर होता है वो, ठीक है। और एक प्राकृतिक मतलब वो प्राकृतिक जो है, हमारा वातावरण, हमारे नदी, हमारा पहाड़, हमारा झरना, वो प्राकृतिक है, तो वो नेचुरल हो गया, ठीक है ना। और नेचुरल प्रकृति वो है। और नेचुरल पैशन मतलब क्या, कि हमारा जो वास्तविक स्वभाव होता है वो भी नेचुरल पैशन है। मतलब कि दोनों जिस जगह हम जिस वर्ड का यूज करते हैं ना, उसके अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो कवि हैं ये प्रिमिटिव और नेचुरल पैशन मतलब कि ये प्राचीन और जो स्वाभाविक गुण है, जो स्वाभाविक शक्ति है, जो स्वाभाविक भाव है, उसको बताने का कोशिश करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन। और ट्राइंग मतलब कोशिश करना, और जो मानव का जो स्वाभाविक शक्ति है, फोर्स मतलब बल या शक्ति, तो मानव का जो स्वाभाविक शक्ति है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। शो मतलब क्या करना, प्रदर्शित करना या दिखाना। तो इन्होंने क्या दिखाया, तो मानव का जो सहज स्वभाव है, स्वाभाविक जो शक्ति है, उसको दिखाने का प्रयास किया है ना। जो नेचुरल पावर होता है आदमी का, है ना, जो नेचुरल पैशन होता है, उसको दिखाने का कोशिश किया है कौन, D.H. लॉरेंस। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इन मैन दैट माइट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। मतलब कि ये मानव के स्वाभाविक चीज़ों को, स्वाभाविक शक्ति को, स्वाभाविक जुनून को, प्राकृतिक जो आदमी का नेचर होता है उसको दिखाने का कोशिश किए हैं, जो आदमी को खुशी दे सकता है, जो आदमी के जीवन में खुशी ला सकता है,
ब्रिंग मतलब लाना, माइट मतलब फ्यूचर में यूज होता है, और सकना के सेंस में बोलते हैं। तो जो आदमी के जीवन में खुशी को ला सकता था, है ना, क्योंकि माइट हुआ है तो माइट पास्ट में यूज करते हैं, इसका प्रेजेंट में होता है, में का माइट, ठीक है ना। तो जो आदमी में खुशी ला सकता था, जो आदमी को खुश बना सकता था, उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारे स्वाभाविक शक्ति के बारे में कौन बताते थे? D.H. लॉरेंस। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। और इन्होंने अपने जो रचना है, राइटिंग्स मतलब क्या होता है? रचना। वैसे राइटिंग मतलब लिखना, लेकिन राइटिंग्स मतलब रचना, ठीक है। WRITING, राइटिंग मतलब लिखना, लेकिन जैसे ही यस लग गया तो राइटिंग्स मतलब रचना हो जाता है। रचना मतलब जो कवि या लेखक के द्वारा जो भी पोयम या फिर लेख लिखा जाता है उसको रचना बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। तो इन्होंने अपने लेखन में एक किसको समर्थन किया? तो इन्होंने अपने लेखक में सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, जो स्वाभाविक प्रकृति होता है उसका समर्थन किया। उसके समर्थन करने के रूप में ये क्या हुए? उभरे। इमर्ज्ड मतलब होता है उभरना, इमर्ज्ड मतलब क्या होता है? प्रकट होना। अब ऐसे इमर्ज्ड मतलब क्या हो गया? उभरना। तो ये जो कवि थे, ये सहज ज्ञान, सहज जो बुद्धि होता है, जो मानव का स्वभाव होता है, जो इंस्टिंक्ट नेचर होता है आदमी का, उसको समर्थन करने के रूप में क्या हुए हैं? उभरे हैं, और मानव के सहज ज्ञान का क्या किए? समर्थन किए हैं, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909, द वाइट पीकॉक 1911, द ट्रेसपासर 1992, और आगे देख लीजिए सन्स एंड लवर्स 1913 और द रेनबो 1915। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, इनकी जो महत्वपूर्ण वर्क है, ऐसे देखिए, वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। और वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। वर्क मतलब काम करना जहाँ होता है ना, वहाँ वर्क क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल। तो इसका प्लुरल नहीं बनाते हैं। वहीं देखिए मतलब कि जो भी अनकाउंटेबल होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जो भी अनकाउंटेबल होता है उसके साथ कैसा ये वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर। तो वर्क मतलब हो जाता है काम करना। और कोई भी वर्क हो, चाहे होमवर्क या फिर कोई भी वर्क, वो वर्क अनकाउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ देखिए एक वर्ड आया वर्क्स। तो वर्क्स मतलब होता है कृति, रचना। जिस तरीके से पीछे राइटिंग्स बताए ना, तो राइटिंग्स मतलब रचना, और ये वर्क्स मतलब होता है उनका कृति, और इसका प्लुरल हम बना सकते हैं। तो कृति मतलब कि रचना के सेंस में वर्क का प्लुरल वर्क्स बन सकता है, लेकिन काम के सेंस में वर्क का जो है वर्क्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, तो हम उसका प्लुरल नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ वर्क्स क्या है? रचना है। वर्क्स क्या है? रचना है। तो रचना मतलब क्या कि किताब कितना लिखे हैं वो, जैसे 1 गो लिखे, 2 गो लिखे, 3 गो, तो ये सारे उनकी रचनाएं हैं। ये थोड़ा सा हम समझाना चाहते थे, जो समझा दिए। आगे देखिए, तो इम्पोर्टेंट वर्क मतलब होता है महत्वपूर्ण कार्य, और इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना, और ट्रेसपासर मतलब होता है अनधिकार प्रवेश करने वाला। यहाँ वैसे तो किताब का नाम डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, लेकिन एक वर्ड आ गया था अच्छा, तो हम सोचे वो वर्ड भी आपको बताते चलें, ताकि जो है वो आपका वर्ड कवर होते चले। जितना आप वर्ड को कवर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा, है ना। तो देखिए आगे क्या बोल रहा, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनका जो महत्वपूर्ण कीर्ति है वो किस किस पुस्तक में शामिल है? तो आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो अलग अलग भी आपके एग्जाम में पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कि द वाइट पीकॉक जो है वो किसकी रचना है, वो किनके द्वारा कंपोज किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है। या ऐसे भी पूछ सकता है द ट्रेसपासर वो किनके द्वारा लिखा गया है, या किनकी रचना है, या किसने कंपोज किया है। ये तीनों तरीके से क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ तो आपको पता लग जाएगा कि हम एक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्नेक, तो यहाँ से पता लग गया कि द स्नेक में है। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आएगा ना बाबू, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, वहाँ फिर याद आपको नहीं रह पाएगा।
इसलिए इस सारे बुक जो है इनका नाम जो है वो 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो किस किस किताब में शामिल है, किस किस बुक में शामिल है, तो उनका बुक है ए कलेक्शन ऑफ पोएम। क्या है? ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ये देखिए है। दूसरा बुक है द वाइट पीकॉक, ये देखिए है। तीसरा बुक है द ट्रेस पासर, ये देखिए है। ये 3 बुक है, द ट्रेस पासर, द वाइट पीकॉक और ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये सब किनका है? डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए यहाँ नाम भी इनका लिखा है, डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस और डी.एच. लॉरेंस। इनका 2 बुक और है जो इनका महत्वपूर्ण कृति है, वो कौन कौन है? तो एक है सन्स एंड लवर्स। आपसे पूछ देगा सन्स एंड लवर्स इज कंपोज्ड बाई या सन्स एंड लवर्स आर रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन रह जाएगा। मान लीजिए हम ऑप्शन आपको दे देते हैं, जॉन किट्स है ना, जॉन किट्स, जॉन डन, डी.एच. लॉरेंस है ना, और महात्मा गांधी। तो क्या सही हो जाएगा? डी.एच. लॉरेंस। लेकिन तो आपको यहाँ पता लग रहा है, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो इनका जो रचना है वो पीछे हम लोग देख लिए, द ट्रेस पासर से, आगे है द सन्स एंड लवर्स, और एक और है द रेनबो। द सन्स एंड लवर्स 1913 में है और द रेनबो है 1915 में, है ना। तो इतनी जो है वो डी.एच. लॉरेंस की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आई होप जितना हम समझाएं वो आप समझ गए होंगे, और जो जो भी वर्ड बताएं उसको आप याद करने का कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश का जो यदि जान है तो वो वर्ड ही है। देखिए आप इंग्लिश ई.जे.एम.आर. बाजपेयी ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम इंग्लिश को पढ़ने में कहाँ होता है? जहाँ वर्ड आ जाता है हार्ड। तो हार्ड वर्ड यदि हमारा कंप्लीट रहेगा तो इंग्लिश हम भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कवि के परिचय को जाना और जाना कि डी.एच. लॉरेंस कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, है ना, वो किस प्रकार पले बढ़े, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो इसमें हमने कवि के परिचय के बारे में जाना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपने डी.एच. लॉरेंस के जीवन परिचय को समझ लिया होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आपका पोएट्री सेक्शन पूरा 1 से 10 लेसन तक जल्द ही 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही पोएट्री सेक्शन खत्म होगा आपका प्रोज सेक्शन शुरू हो जाएगा, और पोएट्री सेक्शन के तरह ही प्रोज सेक्शन भी आपका जो है वो खत्म होगा, और पूरा बुक और पूरा सिलेबस हिंदी इंग्लिश का आपका खत्म होगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और मज़े से क्लास करते रहें। और एकदम फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, वहां आपको एकदम फ्री PDF मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बाय बाय, गुड नाइट।